Dear student, good morning. Welcome to Trust Institute ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग जल संसाधन चैप्टर आपका है जल संसाधन, और जल संसाधन से पहले इसको देखते हैं कि भारत में संसाधन और उपयोग, इसी के अंडर में जल संसाधन आता है। और जल संसाधन के अंडर में जल संकट, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, जल संकट। और इस जल संकट में हम लोगों ने देखा कि जल को कैसे, जल पर किस किस प्रकार से संकट आता है और इसे हम कैसे बचाएं। तो बचाने की बात तो उस समय उतना नहीं था इसमें, तो हम लोग अब पढ़ेंगे जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। जो आपके जल संरक्षण, इसी पे फुल फोकस होगा। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके बुक में 38 नंबर पेज में दिया हुआ है ये टॉपिक। और जब मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें आप अपने बुक को देखिएगा और मेन रूप से ये कह क्या रहा है, ये लाइन। तो जल संरक्षण मतलब जल को किस तरह से बचाना है, और प्रबंधन मतलब उसका प्रबंधन कैसे करें कि वो सही तरह से यूज हो सके और आने वाले भविष्य में इसको हम बहुत हद तक सेव करें। तो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट आपके बुक में जो दिया हुआ है उसी टॉपिक को। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं परिवर्धन अपरिहार्य है। मतलब कह रहा है कि जल संरक्षण का, जल जो संसाधन है उसका संरक्षण और प्रबंधन बहुत अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब जरूरी, अपरिहार्य का मतलब जरूरी, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक अनुक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तन के निम्नीकरण पर विराम लग सके। मतलब कहने का मतलब है कि स्वस्थ, अगर हम जल को अच्छी तरह से संरक्षित करें, इसको स्वच्छ रखें, तो हमारा जो जीवन है वो स्वच्छ होगा, स्वस्थ रहेगा। और खाद्यान्न सुरक्षा भी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें खाद्यान्न सुरक्षा के लिए आपको जल को बचाना पड़ेगा। अगर आप जल को नहीं बचाइएगा तो आपका स्थिति आने वाले समय में बहुत विकट हो जाएगा, क्योंकि इसी पे हम लोग और हमारे देश का बहुत सारा जो कृषि प्रणाली है वो टिका हुआ है। इसमें दिया है नैसर्गिक परिवर्तन, जो भी नया नया परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे जल को, जैसे आप देखिए वाटर लेवल नीचे चला गया, तो वाटर लेवल नीचे जाने का पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि वाटर लेवल आखिर नीचे जा क्यों रहा है। तो वाटर लेवल नीचे जाने का सबसे बड़ा रीजन कि बारिश नहीं होना और कम होना, बारिश नहीं होना और कम होना। तो और उसमें भी बताया गया था कि पक्के मकान बना दिया गया, रोड बना दिया गया, जिसके वजह से धरती के नीचे रिसाव नहीं होता है जल का, जो बारिश होती है पानी नीचे नहीं जा पाता है, और इस वजह से आपका नीचे वाटर लेवल आपका कम गया। अब दिया है दूसरा पॉइंट, जल संसाधन की दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कि राष्ट्रीय जल नीति कब आया, तो 1987 में भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति किया गया। कालांतर में, कालांतर मतलब काल के अंतर, समय के अंतर में कई समस्याओं को उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002। अब समय समय से हमारे समाज में, हमारे देश में तरह तरह के, खासकर जो पार्लियामेंट में संशोधन किया जाता है, चाहे कोई भी चीज पे समय समय से जो जरूरत होती है तो उसमें संशोधन करके और ज्यादा सुधार। तो 87 वाला को क्या कर दिया 2002 में फिर से, तो 2002 में फिर नया रूप में प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्मित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है जल की उपलब्धता को बनाए रखना। तो जल की उपलब्धता बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब जल की उपलब्धता कैसे बनाएंगे, तो
आप देख लो कि जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए आपको नदी को बचाना होगा, नहर को बचाना होगा, नदी, नहर पर, झील, आपका ग्लेशियर। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया कि 2050 तक हिमालय वाला ग्लेशियर पिघल जाएगा पूरा। तो गंगा नदी का जो कंडीशन है, मतलब पूरा वो खतरा में चली जाएगी। तो इसको भी बचाना है, और इसको आप तभी बचा सकते हैं जब आप एक अनुकूल वातावरण क्रिएट कर पाइए, तभी बचा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और दिया है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जल को प्रदूषित होने से बचाना। जैसे अब देखिए गंगा नदी अगर आप देखिए तो भारत के बड़े बड़े शहर इस पे बसे हुए हैं, वाराणसी, कानपुर, पटना, अपना महनार, ये सभी गंगा नदी के किनारे। तो गंगा नदी में आप देखो कि पूरे शहर का जो कचरा किसी न किसी द्वारा माध्यम से गंगा नदी में चली ही जाती है। सरकार तो कोशिश कर रही है, लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना हद तक सही हमारा कोशिश जा नहीं रहा है। तो और ज्यादा इस पे काम करना है। अभी लॉकडाउन में आप देख लो कि नदी, पहाड़, पठार, झरना, झील, सब जो नेचुरल चीज सब है वो सब स्वच्छ हो गया, क्योंकि लोग का जो है गतिविधि पर डे का वो कम हुआ। तो नदी, बहुत सारा कल कारखाना अभी तक काल बंद था कुछ दिन पहले, अब तो धीरे धीरे खुल रहा है। तो ये सब वजह से हमारा जल का प्रदूषण, अभी गंगा नदी का पानी भी एकदम दिखाई देता है क्लीन। तो इसमें भी हमारे लॉकडाउन का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। चलिए तीसरा पॉइंट दिया, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण। मतलब अगर जैसे प्रदूषित जल है उसको आप दोबारा कैसे शुद्ध, है ना, रिफाइन करके उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आया 2002 राष्ट्रीय जल नीति में। 3 पॉइंट आपको सरकार, जल की उपलब्धता बनाए रखना है पूरे देश में, देश में क्या, पूरे पृथ्वी पर, है ना। लेकिन ये अभी हम भारत का पढ़ रहे हैं, इसलिए पूरे देश की बात करेंगे। जल की प्रदूषित होने से बचाना, इसको भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण, मतलब दोबारा उसका यूज करेंगे। इस संदर्भ में अग्राह्य संरक्षण विधियां कारगर हो सकती है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे कौन कौन से विधि लगाएंगे कि तीनों जो बात आया आपका, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण। भूमिगत जल को पुनर्पूर्ति, देख लीजिए, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति कहने का मतलब हो गया कि दोबारा भूमिगत जल की ये पुनर्पूर्ति, मतलब दोबारा पूर्ति कैसे करें। तो पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, देखिए कलाम साहब के बारे में थोड़ा सा, तो एक क्वेश्चन आपको बार बार आता है कि पहला गैर राजनीतिक व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति बने, तो कौन थे, कलाम। जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया। कलाम साहब जब बने राष्ट्रपति भारत के, तो ये क्या बोले, जल मिशन संदर्भ देकर जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया, जिससे खेतों, गांव, शहर, उद्योग को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण। देखिए वेटलैंड्स का मतलब होता है गीली भूमि जहाँ भी है उसका संरक्षण। उसके बाद वर्षा जल के संचयन, वर्षा का जल को संचय करना, मतलब जमा करना। और उसके बाद दिया वर्षा जल का संचय, मल जल शोधन, पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकती है। तो ये सभी चीज आपको दिया गया कि सबसे पहले वृक्षारोपण, वृक्ष के बारे में आप जान लीजिए कि पूरे धरती पर 33% वृक्ष होगा। तो पूरे जो भौगोलिक है धरती का उसमें 33%, तो हमारा पूरे धरती का इन्वायरमेंट सही रहेगा, अनुकूल हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अभी 2% कम है, अभी जो न्यू डेटा आया उसके अनुसार 31% ही है। भारत में तो और कम, आगे हम लोग देखेंगे उसको वन जब पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया कि जल संभर प्रवर्धन, जल
संभर का मतलब होता है विभाजक। कैसे कैसे विभाजन करके हम जल को प्रबंधित करें, किस तरह से विभाजित करके। देखिए, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें पेय जलापूर्ति भी की जा सकती है। इससे प्रबंधन को छोटे इकाई पर लागू करने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें आपको प्रबंधन में क्या क्या बोल दिया है कि जल प्रवाह या जल जमाव, मतलब जल को कहीं पे कोई पोखर कहीं पे जमा करके उसको आप उपयोग कर सकते हैं। वो उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि, मतलब खेती करने में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इस प्रबंधन को छोटी इकाई पर लागू करने की आवश्यकता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, तकनीकी विकास। जो टेक्नोलॉजी आया उसका यूज हम कैसे करेंगे इसमें, तो उसको भी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी को तकनीक विकास से तात्पर्य है ऐसे उपकरण जिसमें जल की कम से कम उपयोग कर आधिकारिक लाभ लिया जा सके। जैसे हम लोग पहले के, आज से अगर आप 10 साल 15 साल पहले जाइए तो जब हमारे गांव में खेत में जब पानी पटाई जाती थी तो नाला के द्वारा, नाला बना के, तो देखा जाता था कि कहीं कहीं होल के वजह से पानी इधर उधर बर्बाद हो जाता था। कहीं कहीं चूहा महाराज जो आपके देख ही रहे हैं कि नीचे में होल कर देते हैं तो वो पानी इधर से उधर चला जाता था और पानी बर्बाद हो जाता था। तो इस वजह से अब अभी के दौर में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आया, आपका पाइप हुआ, तो पाइप के माध्यम से अब उसमें भी देखिए और ज्यादा आगे कहाँ पहुंच गए थे हम लोग। इसमें दिया है कि जिसमें जल का कम से कम उपयोग करके अधिकाधिक लाभ लिया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई जहां पर पानी की बहुत कमी है, बूंद बूंद करके सिंचाई, ड्रिप सिंचाई उसको बोलते हैं। जहां पर आप देखिए कि बूंद से कि डायरेक्टली बस पौधा पे ही पानी पड़े, पौधा का ही सिंचाई हो, बर्बाद नहीं हो पानी। लिफ्ट सिंचाई, लिफ्ट मतलब है कि कहीं नदी में पानी है, अब जहां शुष्क क्षेत्र है, जहां पर वर्षा नहीं हो रहा है, तो वहां पे लिफ्ट मतलब धोना। लिफ्ट आप देखते हैं कि आदमी को ले जाता है, तो लिफ्ट मतलब धोना, तो पानी ले जाके वहां से धोकर और एक अलग एरिया में ले जाके और वहां पे सिंचाई करना, लिफ्ट सिंचाई हो गया। सूक्ष्म फुहारे, सूक्ष्म फुहारा देके भी आपका सिंचाई। सीढ़ीनुमा खेती, पहाड़ी एरिया में आप बहुत जगह देखिएगा सीढ़ी बना बना के खेती कर दिया जाता है, तो सीढ़ीनुमा खेती, इससे भी आपका कम से कम पानी बर्बाद होता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वर्षा जल संग्रह एवं उसका पुनर्चक्रण। वर्षा जल संग्रह और उसका पुनर्चक्रण, मतलब वर्षा जल को संग्रह करके, संग्रह मतलब जमा करके और दोबारा उसका चक्रण करके, और चक्रण कहने का मतलब कि दोबारा सही तरीके से उसको ये शुद्ध करके और कैसे यूज करेंगे हम लोग। आप जान चुके हैं कि जल दुर्बलता एवं उनकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या है, तो ये बात सही है। अभी आप देखिए कि बराबर कहीं कहीं तो कुआं सूख गया, कल भी पानी नहीं दे रहा है, तो बहुत बुरा स्थिति हो। पिछले साल आप देखे होंगे पेपर में बहुत सारा न्यूज आता था, अपना बगल में राजा पाकर या फिर बहुत सारा जगह पे आपको ये देखने को मिला। तो यहाँ पे धीरे धीरे जल की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना, एक वर्ड आया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में आप देख लीजिए कि बहुत सारे उद्देश्य से जो योजना बनाई जाती है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे पीछे भी पढ़े हम लोग, बहुउद्देशीय में आप देख लीजिए कि जैसे नदी, नदी से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला सिंचाई, सबसे इंपॉर्टेंट सिंचाई। अभी के टाइम में लोग कहीं कहीं छत्तीसगढ़ वगैरह में जाइएगा तो पोखर, नदी, इस सब में लोग आपका पानी पीते भी है, नहाते भी है। अभी भी वहां पर आप देख लीजिए कि आदि मानव जीते थे उस टाइप के कुछ लोग वहां भी जी रहे हैं, जैसे जनजाति लोग। तो वो चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको कि किस तरह से हम ये करें। और बहुउद्देशीय की बात चल रही थी, तो बहुउद्देशीय में आप आ जाइए तो नदी से ही ले लेंगे, तो नदी से आप बिजली भी उत्पादन करते हैं, नदी से सिंचाई करते हैं, नदी से नहर निकालते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारा मछली पालन, बहुत सारा, तो बहुत सारे उद्देश्य से इसको परियोजना को विफल। तो यहाँ क्या कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना के विफल होने तथा उसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रह एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। तो बहुउद्देशीय पे चर्चा की है, पीछे पढ़े थे, इसलिए वहां आप ज्यादा जाना सही नहीं है।
आप देखिए कि बल यहाँ पे जोर दे रहा है कि वर्षा जल कैसे संरक्षण करें। अपने बिहार में तो ये सब उतना चलन नहीं है, लेकिन आप मेघालय या फिर पहाड़ी एरिया में जाइए, तमिलनाडु इस सब में, तो आपको मिलेगा कि वर्षा जल का संरक्षण करके लोग उसको फिर से शुद्ध करके और पी रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। अब आप देखो इसमें दिया, इसके विवादास्पद होने के तो ये बहुउद्देशीय परियोजना। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रह ढांचे पाए जाते थे। प्राचीन काल में यानी हड़प्पा सभ्यता इस सब में भी जाइएगा तो आपको स्नानागार बनाया जाता था। तो उस समय भी लोग हड़प्पा सभ्यता, अगर आप पढ़े होंगे तो हड़प्पा सभ्यता में दिया था कि नगरीय व्यवस्था थी, तो नगर में कुछ ना कुछ गांव से ज्यादा सुविधा होता है। तो ये एक हो गया आपका। आगे हम लोग चलेंगे, ये जल संग्रह एक लोकप्रिय जल संग्रह एक तरीका हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रह ढांचे पाए जाते थे। तत्कालीन भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। जैसे अब इसमें दिया कि तत्कालीन भारतीयों को ये मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। मृदा में क्या क्या, मृदा मतलब मिट्टी में क्या क्या गुण है, उसका भी गहरा ज्ञान था। और आपको पता होगा कि नवपाषाण काल में हम लोग का कृषि का आविष्कार हुआ 7000 ईसा पूर्व। तो उस समय भी लोग ये मिट्टी की गुणवत्ता को बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता था वो लोग जानते थे। क्योंकि अभी तो आप तरह तरह का टेक्नोलॉजी आ गया, तो उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग जानते थे। वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। और वर्षा होने के लिए पहले तो यज्ञ किया जाता था कि इंद्र भगवान खुश होंगे तो बारिश होगी। यह हमारा धार्मिक सोच। आगे चलते हम लोग इन्होंने अब इसमें दिया है, उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। तो ये सब तरीका प्राचीन काल में भी विकसित किया गया। जो भी राजा का, प्राचीन काल में राजा का शासन हुआ करता था, तो राजा के शासन में भी इस सब पे ध्यान दिया गया। क्योंकि हमारा देश बहुत हजार वर्ष से कृषि प्रधान रहा है। आप देख लीजिए कि पूरे हड़प्पा सभ्यता देख लीजिए, या फिर कोई भी वंश में जाइए तो वहां पे कृषि की बात आई है, और कितना कर लिया जाता था, क्या लिया जाता था, सब उसमें बताया गया है। अब आइए यहाँ पर उनके तरीके विकसित। पहाड़ी क्षेत्र में गुल मतलब गोल गड्ढा करना। पहाड़ी क्षेत्र में गोल गड्ढा मतलब पहाड़ी, जब बारिश हो तो गुल गड्ढा में पानी जमा हो जाए, गुल। अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रह छत पर करते हैं। देख लीजिए राजस्थान में वर्षा जल का संग्रह करते हैं लोग, किस पे, छत पे, और छत पे करके और उसको यूज करते हैं शुद्ध करके। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। जैसे शुष्क क्षेत्र, अब अपने यहाँ शुष्क क्षेत्र किसको बोले, थार रेगिस्तान। तो राजस्थान में कभी कभी किसी साल ज्यादा वर्षा होती है। अरावली पर्वत समानांतर है, तो वहां पे वर्षा अरावली पर्वत होने नहीं देती, क्योंकि हवा डायरेक्ट वहां से निकल जाती है, मानसूनी हवा, क्योंकि और इसलिए वहां वर्षा नहीं होगी। और बारिश करने के लिए आपको पर्वत समानांतर नहीं होना चाहिए, पर्वत का चोटी टाइप का होगा तभी होगा उसमें। तो अरावली पर्वत, आपको क्वेश्चन भी पूछेगा कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है, राजस्थान में बारिश नहीं होने का कारण क्या है, तो आप उसमें बताना है कि अरावली पर्वत का समानांतर होना, और वहां पे थार रेगिस्तान है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे शुष्क क्षेत्र। शुष्क मतलब होता है सूखा, अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा, जहां पर कम वर्षा होगा तो उसको अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें हाँ, वर्षा जल का संग्रह छत पर करते। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के बाद शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा सिंचित कर
खेती की जा सके उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन अंडरलाइन कर लीजिए, मृदा के सिंचित कर खेती की जाती है, उसको राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्र में जोहर के नाम से पुकारा जाता था। राजस्थान के वीरानों, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्र में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहते हैं। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पर राजस्थान के वीरानों, फलोदी और बाड़मेर जैसे, ये सब एरिया का नाम है। बाड़मेर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट जैसे शुष्क क्षेत्र में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, मतलब भूमि के अंदर में एक टैंक बना दे, उसमें जमा कर दिया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। और यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और इस कार्य में राजस्थान के एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रह आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है, यानी जहां जहां आप पानी नहीं निकाल सकते हो वहां वर्षा जल का संग्रह लोग करते हैं और उसी का यूज करते हैं। जैसे राजस्थान में आप देख लीजिए, जहां पर शुष्क एरिया है, जहां पर धरती के अंदर से पानी निकालना बहुत ज्यादा कठिन है, तो वहां लोग क्या करते हैं, वर्षा हुआ पानी को, खासकर राजस्थान के बाड़मेर सब में पानी को क्या करते हैं, ऊपर छत पर से नीचे लाके और डाल देते हैं टैंक बना के, और उसका यूज करते हैं। मेघालय का बात हम पहले ही कर चुके हैं कि वहां आपको बहुत ज्यादा, मतलब खाना से ज्यादा वहां पे पानी का वैल्यू होता है। अब आइए, इसमें कुछ टॉपिक आपको दिए हुए हैं बॉक्स में, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 38 नंबर पेज में दिया है, शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनरावृत्ति के बाधक तत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बॉक्स वाला को ना आप याद रखिएगा। ये कंपटीशन का अगर कोई बच्चा है तो उसको भी ये फायदा है, ये सब कुछ कुछ पॉइंट आपको जो हम अंडरलाइन बोलेंगे उसको आपको करना है। यहाँ दिया है शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग, ये सब आपका बहुत बड़ा बाधक है किसमें, भूमि जल पुनर्पूर्ति में। मतलब जैसे अब शहरीकरण हुआ तो पक्की घर बनी, नली गली सब पक्की हो जाती है, तो बारिश होगी तो पानी नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि उसको नीचे जाने के लिए बारिश को खाली एरिया चाहिए, एकदम मिट्टी वाला भूमि, तभी वो नीचे जाएगा, नहीं तो उसको वो फिर वाष्पन के ऊपर हो जाएगा और वो आपका सक्सेस नहीं होगा। फिर आपका जो भी भूमि के अंदर जल संरक्षण आपका नहीं हो पाएगा। तो ये बोला। दूसरा इसमें क्या आप जानते हैं, भूमिगत जल के 22% भाग का संचय वर्षा जल के भूमि में प्रवेश करने से होता है। भूमिगत जल का 22% जल, वर्षा जल जब वर्षा होगी तो वो नीचे रिसाव होके और धरती में जाती है, और आपको उससे 22% भूमिगत जल को, अगर आपसे पूछे कि वर्षा से कितना परसेंट भूमिगत जल बनता है, तो आप बोलिएगा क्या, 22%। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मानसीराम दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान, तो क्या बोलेंगे, मानसीराम मेघालय। प्रेजेंट में पहले था चेरापूंजी सब, लेकिन चेरापूंजी को खत्म। अभी आपको सीधे सीधे याद रखना है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो इंडिया के मेघालय, मेघों का घर, मेघालय का नाम इसलिए दिया मेघों का घर, वहां आधा घंटा 1 घंटा पे बारिश, कोई भी मौसम रहे, कोई भी महीना रहे, आपको बारिश होना है। तो ये, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो मेघालय एक पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, उसी पे बसा हुआ है, और बगल में बंगाल की खाड़ी है, तो वहां से हवा जाती है और जलवाष्प वाला हवा, और जाके टकराती है उस पहाड़ी से और बारिश कराते रहती है। तो ये हो गया आपका ये। अब इसमें विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय, अंडरलाइन कर लेना। 25% छत जल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रह से होता है। ये हो गया आपका। तो अब हम लोग अगला पेज में देखते हैं क्या दिया है। हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण
बेकार पड़े कुओं के माध्यम से पुनर्भरण, जैसे अब कुआं जो बेकार हो गया उसको भी ठीक करना है। अभी हमारा बिहार सरकार भी योजना चला रहा है, हमारे नीतीश कुमार जी अभी ये एक नया योजना लेकर आए हैं जिसमें बताया गया है कि जितना भी गांव में कुआं है, पोखर है, सबको फिर से उसको ठीक किया जाएगा और ठीक करके और फिर से उसको यूज लायक बनाया जाएगा, मतलब प्रयोग करने लायक। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, अंडरलाइन कर लेना, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है तो राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र में बारहमासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण यहाँ वर्षा जल संग्रह की उपेक्षा हो रही है। अब कोई भी चीज आपको मिल जाता है आसानी से, तो जो थोड़ा कठिन चीज होता है वो आप यूज नहीं करते। अब देखिए राजस्थान में पहले होता था, लेकिन जब से वर्षा जल का संग्रह, लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर बना वहां पे, तब से वहां पर लोगों को पानी मिलने लगा आसानी से, तो बस वर्षा जल का क्या हो गया, उपेक्षा हो गया, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं, उसको छोड़ दिया गया, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी टांका उपलब्ध है, टांका मतलब टंकी, जो जिसमें पानी वर्षा का वहां पे ये किया जाता है। अब आइए कर्नाटक और मैसूर। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में छत जल संग्रह की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। इसके ढांचों की जानकारी चित्र 3.4 से स्पष्ट है। ये गंडा जल संग्रह की व्यवस्था 200 घरों में है, मतलब कर्नाटक ये साउथ का एक राज्य है आपका और बहुत डेवलप राज्य है। और यहाँ देखिए आपको क्या क्या जल संग्रह किया, और इसके ढांचों की जानकारी 3.4 में दिया गया। आपके इधर जो फिगर दिया उसमें आप देख लीजिए। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनर्चक्रण किया जाता है। तो ये सभी राज्य आपका महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्य में वर्षा जल संरक्षण किया जा रहा है। सोन परियोजना एक अध्ययन। अब देखिए इसमें दिया है कि सोन का परियोजना, तो सोन परियोजना में आपको बताया कि स्वतंत्रता प्रांत भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा दी गई। जैसे सोन नदी अपना पश्चिम बिहार और दक्षिण बिहार का एक तरह से समझी जाए तो रीढ़ है। इसमें आपको जैसे सोन नदी से बिहार में बालू सोन नदी की ही देन है। बिहार में जो आप रेड बालू जिससे आपका घर बनता है, तो सोन नदी से एक तो बालू निकाल लिए, सिंचाई दक्षिण और पश्चिम बिहार में पूरा, और उसके बाद उससे बिजली उत्पादन, बहुत सारा परियोजना चल रहा है जिस पर पूर्व में चर्चा की गई है सोन नदी पर। मैं बिहार में इन उद्देश्यों में ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई है, जिसमें 3 प्रमुख हैं: सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। कोसी नदी के सोन परियोजना आप देख लिए हैं, पिछले वीडियो में भी बताया गया आपको, पिछले क्लास में भी देखे होंगे आप सोन नदी के बारे में। तो यहाँ पर परियोजना, तो सोन हो गया आपका पश्चिम दक्षिण बिहार में, गंडक आपका उत्तर बिहार में हाजीपुर जो कोल्हारा है आपका गंडक नदी, और ये आपका एक आता है उधर नेपाल से कोसी नदी जो बिहार का सुख हर साल हम लोग को बर्बाद करके जाता है, कोसी नदी। अब देखिए सोन परियोजना के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीनतम परियोजना, अंडरलाइन कर लीजिए, प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी। यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार में सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 में किया गया। अंडरलाइन करेंगे 1874 को। इसमें डेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। डेहरी के समीप यहाँ पूरब और पश्चिम, डेहरी ऑनसन एक जगह है बिहार में, वहां पे आपको पूरब और पश्चिम दिशा में सोन नदी से एक नहर निकाली गई। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर, कुल लंबाई इसकी 130 किलोमीटर। ये सब डेटा भी अगर लिखना पड़े उससे कितनी 2 नहर निकाली गई, और इसमें पूरब और पश्चिम में 130 किलो। पूरब की नहर से पटना, गया, औरंगाबाद जिला के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यानी पूरा दक्षिण बिहार का 3 लाख हेक्टेयर भूमि किससे, सोन नदी से सिंचित। अब इस नहर की पश्चिमी शाखा से 3 उप शाखाओं का निर्माण हुआ। उप शाखा मतलब छोटी छोटी शाखा। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिले के सिंचित क्षेत्र है। तीसरी शाखा का प्रभाव चौसा क्षेत्र में है, और इस प्रकार ये
त्रिशाखाएं रोहतास, बक्सर, भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करती है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। मतलब पूरा पूरी यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। अब आइए 1968 ईस्वी में योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूर पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। 1968 को अंडरलाइन करेंगे, इंद्रपुरी नामक स्थान डेहरी में। अब आइए इसमें इससे पुराने नहरों जल का बैराज से पुनर्पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हुआ है। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे बिहार के चावल का कटोरा, तो सोन नदी के आसपास के क्षेत्र। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह भी स्थापित हुए। मतलब आपको जल विद्युत से जो टरबाइन चला के जो बिजली उत्पादन, वो भी बहुउद्देशीय, मतलब सिंचाई तो होगा ही, बिजली भी उत्पादन। पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई, जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में, डालमिया नगर बहुत फेमस जगह है और सीमेंट उद्योग के लिए, अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। रोहतास जिला, डालमिया नगर एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभरा है। आप देखिए कि पूरी दुनिया में समुद्र और नदी के किनारे ही औद्योगिक सेक्टर को लगाया जाता है, ताकि जो सामान है उसका आयात निर्यात करने में आसानी होगी, नदी के माध्यम से या फिर समुद्र के माध्यम से। तो एक और होगा, औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभरा है, इंडस्ट्रियल एरिया बना। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर बारून नामक स्थल पर भी शक्ति गृह लगाए गए हैं। बारून एक और लगाया गया नया, बारून नामक स्थान पे ये बिजली उत्पादन, शक्ति गृह लिखे तो बिजली उत्पादन, जैसे अपना बिहार में, बिहार के अपना बगल में कांटी मुजफ्फरपुर और इधर बरौनी, हम लोग वैशाली जिला में, इधर पटना में बाढ़ में, तो अपना वैशाली छोड़ के इधर मुजफ्फरपुर में, इधर आपको बरौनी और इधर पटना जिला में एक बाढ़ में, तो ये सब भी आपका शक्ति गृह है। 3.3 मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है। इस योजना में नहरों का पुनरुद्धार हुआ है। सोन की सहायक नदी रिहंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश, ये भी क्वेश्चन पूछता है, रिहंद नदी का मतलब तो उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान के लिए पहल कर रही है। अब देखिए नदी जल विवाद भी होता है, जैसे कोई नदी किसी राज्य से निकला और किसी राज्य में ज्यादा उसका क्षेत्र है, अब दोनों बोलेगा, वो बोलेगा कि हम इसका ज्यादा पानी यूज करेंगे क्योंकि मेरे एरिया से निकला है, और वो बोलेगा कि मेरे एरिया में ज्यादा बह रही है तो हम ज्यादा यूज करेंगे। अब इससे क्या होता है, तो ये नदी जल विवाद भी होती है। जैसे अब कावेरी जल विवाद बहुत दिनों से चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, तो ऐसे करके यहाँ भी है थोड़ी सी रिहंद नदी के पानी के, ये सोन नदी से जो सहायक नदी है रिहंद के लिए, तो सोन नदी का पानी उधर रिहंद में चली जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदमन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंद्रपुरी जलाशय का दूसरा नाम। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना के सिंचाई को स्थायित्व मिल गया है और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। और यद्यपि इसके स्रोत 3 राज्य के अधीन है, जिसमें बिहार झारखंड की समन्वित सहमति बन चुकी है। तो यहाँ देख लीजिए इंद्रपुरी जलाशय से बिहार झारखंड को, मतलब दोनों को समन्वित, दोनों इस पे सहमति दे दिया, दोनों सरकार, और इस पे काम चल रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की सहमति अभी प्रतीक्षित है, मतलब अभी नहीं हो पाया है, और बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के सशर्त इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा। अब देखिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये जो नेशनल हाइड्रो मतलब जल से जो विद्युत उत्पादन किया जाता है, NHPC बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब आइए नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर नहीं, पावर कॉर्पोरेशन कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस
नहर प्रणाली की सिंचाई हेतु संचालन भी कर सकेगा। एनएचपीसी संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना को स्वीकृति करने की कार्यवाही कर रही है और इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना द्वारा भी प्रबंध कार्य प्रगति पर है। मतलब सोन नदी पर बहुत सारा ये योजना करके और इसमें बिजली उत्पादन की बात कर रही है, क्योंकि बिहार में जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है, तो बिजली उत्पादन का भी उत्पादन ज्यादा करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त भी बिहारा अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजना प्रस्तावित है। अभी प्रस्ताव में है बहुत सारा परियोजना जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय, ऊपरी किऊल नदी पर जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना तथा वरनार जलाशय परियोजना। तो ये सब अभी प्रस्ताव में है इसको करने के लिए। अब आइए, तो ये आपका जल संसाधन से संबंधित, वाटर रिसोर्स से संबंधित बातें खत्म हो गई और इसका एक कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देख लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा और खत्म कर लेते हैं हम लोग। और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वन और वन्य जीव पढ़ेंगे, और ये भी आप पढ़िएगा और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपको पहुंच जाएगा, और ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा सा ये प्लस 4-5 क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह। पहला क्वेश्चन का बी आंसर नीला ग्रह। कुल जल की कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.6%। इसलिए आप देखिए जो भी वीडियो है उसमें बताया भी गया है ये चीज। देश के बांधों में किसने भारत का मंदिर कहा, पंडित नेहरू। देश के बांध को किसने कहा है भारत का मंदिर, तो पंडित नेहरू, क्योंकि अगर इसको नहीं बनाया जाता तो बाढ़ की समस्या। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा, तो 65%। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, आर्सेनिक। हाँ, तो ये भी गंदा जल हो गया, आर्सेनिक। अपना वैशाली जिला के पानी में भी आर्सेनिक का भी कुछ दिन पहले रिसर्च हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।